हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। जिसमें कि आता है आपका एग्रीगेट्स ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम के एग्रीगेट्स के बारे में, इकोनॉमी के चारों सेक्टर्स के बारे में, और गुड्स जो इकोनॉमिक में प्रोड्यूस की जाती हैं उनके टाइप्स के बारे में, और इन्वेस्टमेंट के टाइप के बारे में, स्टॉक एंड फ्लो के बारे में, और सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी के बारे में। एग्रीगेट्स ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम, कौन कौन सी चीज़ें आती हैं इसमें। पहली चीज़ है एग्रीगेट कंजम्पशन। एग्रीगेट वर्ड का मतलब होता है समग्र रूप से, मतलब इकोनॉमी के लेवल पे आपकी पूरी इकोनॉमी में कितना कंजम्पशन हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज का कितना कंजम्पशन हो रहा है, वो एग्रीगेट कंजम्पशन होता है। एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आपकी पूरी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है। एग्रीगेट डिमांड का मतलब है कि आपकी इकोनॉमी के चारों सेक्टर कितनी डिमांड कर रहे हैं मिलके। एग्रीगेट सप्लाई का मतलब है कि आपकी इकोनॉमी के चारों सेक्टर मिलके कितना सप्लाई करने को तैयार है, कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, करने को तैयार है, प्लानिंग कर रहे हैं। एग्रीगेट इनकम का मतलब है कि आपकी इकोनॉमी लेवल पे सभी के सभी अगर इंडिविजुअल्स की इनकम को जोड़ दिया जाए तो क्या इनकम का लेवल है। एग्रीगेट प्राइस लेवल, इकोनॉमिक लेवल पे प्राइस क्या है। इकोनॉमी में चार सेक्टर्स होते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर या फर्म भी कहते हैं इसे, जो प्रोडक्शन करता है, गवर्नमेंट सेक्टर एंड द एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल सेक्टर का मतलब है फॉरेन सेक्टर या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जैसे हम इंडिया में रह रहे हैं तो अमेरिका हुआ, चाइना हुआ, ये सब हमारे लिए एक्सटर्नल सेक्टर हो गए, मतलब जो भी दूसरा देश होगा वो सब एक्सटर्नल सेक्टर होगा। इकॉनमी में कितनी टाइप की गुड्स प्रोड्यूस की जाती हैं। आपकी इकॉनमी में बहुत टाइप की गुड्स प्रोड्यूस की जाती हैं, लेकिन बेसिकली हम इन्हें बहुत कैटेगराइज करने का बहुत सारा टाइप होता है, बहुत सारा बेस होता है। हम इसे इनकी प्रोडक्शन बाउंड्री से ये निकली हैं या नहीं निकली हैं, एक इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में आने के आधार पे इन्हें हम बेसिकली टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक है आपका फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स वो गुड्स होती हैं जो कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल तैयार हैं, कंजम्पशन पर्पज़ के यूज़ के लिए या इन्वेस्टमेंट के यूज़ के लिए बिल्कुल तैयार हैं, मतलब जो प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर निकल चुकी हैं, अब उनके में कोई भी चेंज होना बाकी नहीं है और वो रेडी फॉर यूज़ हैं, उन्हें हम फाइनल गुड्स या अंतिम वस्तुएं कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिल्क परचेज्ड बाय हाउस होल्ड फॉर कंजम्पशन। अगर आप मिल्क लाते हो, चाय पीनी है, आपने मिल्क लाया, आप चाय बना के पी गए, तो मिल्क इज़ फाइनल गुड्स, क्योंकि आपको मिल्क में कोई चेंज नहीं करना पड़ा, आप मिल्क लेके आए बस। उसके बाद आपने मिल्क को दोबारा बेचा नहीं, तो वो प्रोडक्शन बाउंड्री से भी बाहर हो गई और इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन से भी बाहर हो गई, तो वो फाइनल गुड्स हो गई। कार परचेज्ड एज एन इन्वेस्टमेंट, अगर एक किसी कैब ड्राइवर ने एक कार को खरीदी जिसे वो रेंट पे चलाएगा, तो वो कार भी क्या हुआ, आपका फाइनल गुड है, क्योंकि अब उस कार में कोई चेंजेस नहीं होना, उसने खरीद लिया, अब उसको वो एक इन्वेस्टमेंट के तरीके से यूज़ कर रहा है उस कार पे। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि किसी गुड को इसलिए खरीदना कि इनकम अर्न किया जाए, इनकम अर्न करने के पर्पज़ से अगर किसी कमोडिटी को हम परचेज़ कर रहे हैं तो वो इन्वेस्टमेंट कहलाता है। दूसरा टाइप है इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स वो होती हैं जो या तो रीसेल के लिए खरीदी जाएं और या फिर प्रोडक्शन, किसी दूसरी कमोडिटी के प्रोडक्शन में कम्प्लीटली यूज़ करने के लिए खरीदी जाएं उसी साल। ये भी हमें ध्यान रखना है कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में जितने भी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं वो सब एक साल के लिए पढ़ते हैं, एक फिनेंशियल ईयर के बारे में ही पढ़ते हैं। ठीक, एग्जाम्पल है आपके इंटरमीडिएट गुड्स का कि अगर कोई डेयरी शॉप है जिस पे मिल्क मिल रहा है, वो क्या करते हैं, डेयरी शॉप वाले मिल्क को बेचते हैं दूसरे को, मतलब एक बार वो डेयरी शॉप वाले ने मिल्क खरीदा, वो दोबारा ट्रांजेक्शन में यूज़ हो रहा है, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन में, तो वो इंटरमीडिएट गुड हुआ, उसने उसे दोबारा बेचने के लिए ख़रीदा, दोबारा इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन में यूज़ होगा। या फिर आप कह सकते हैं, और एग्जाम्पल है इसका कि कोई भी कोल फैक्ट्री है जिसे प्रोडक्शन करना है और उस फैक्ट्री में फ्यूल के लिए कोल की ज़रूरत है, तो जो कोल है वो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ होगा, किसी दूसरी कमोडिटी के प्रोडक्शन में यूज़ होगा कोल, और वो कम्प्लीटली यूज़ होकर ख़त्म हो जाएगा, तो वो इंटरमीडिएट गुड्स हुआ। ठीक, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में क्या डिफरेंस होता है। इसमें पहला डिफरेंस क्या है कि फाइनल गुड्स वो गुड्स होती हैं जो रेडी फॉर यूज़ होती हैं, जो कंजम्पशन पर्पज़ के लिए, पहला तो वो किस लिए खरीदी जाती हैं, या तो कंज्यूम करने के लिए खरीदी जाती हैं या तो इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदी जाती हैं।
जबकि इंटरमीडिएट गुड्स या तो रीसेल के लिए खरीदी जाती हैं और या तो किसी और कमोडिटी के प्रोडक्शन में यूज़ करने के लिए खरीदी जाती हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट देखिए, फाइनल गुड्स दे आर इंक्लूडेड इन बोथ नेशनल एंड डोमेस्टिक इनकम। जो फाइनल गुड्स होती हैं वो नेशनल इनकम में इंक्लूड की जाती हैं, जबकि इंटरमीडिएट गुड्स नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं की जाती हैं। फाइनल गुड्स क्या होती है, उनकी डिमांड डायरेक्ट डिमांड होती है, वो किसी भी जो भी डिमांड करता है इंडिविजुअल उसकी डिमांड को डायरेक्ट सेटिस्फाई करती हैं। जैसे आपको कार चाहिए तो आपने कार खरीदा, आपकी डिमांड सेटिस्फाई हो गई तो कार इज़ अ फाइनल गुड्स। जबकि जो इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं वो उनकी डिराइव्ड डिमांड होती है। आप अगर किसी चीज़ की, जैसे आप कार को बनाने के लिए व्हील की ज़रूरत है, पहिए की ज़रूरत है, तो कार में पहिया यूज़ हो जाएगा। अगर आप कार की डिमांड करेंगे तभी तो कार का प्रोड्यूसर पहिए की डिमांड करेगा। तो पहिए की डिमांड कार की डिमांड पर डिपेंड करती है, वो डायरेक्ट हमारी वांट को सेटिस्फाई नहीं करती है। तो जो पहिए की डिमांड होगी या पहिया होगा वो इंटरमीडिएट गुड होगा। अब फाइनल गुड्स में हम देखते हैं पॉइंट नंबर 5। फाइनल गुड्स क्या होती है, वो रेडी फॉर यूज़ होती हैं फाइनल यूज़र से। अब उनके में कोई भी चेंज नहीं होना है, कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं होना है। जबकि इंटरमीडिएट गुड्स रेडी फॉर यूज़ नहीं है, अभी वो यूज़ के लिए रेडी नहीं है, उनके में अभी कुछ वैल्यू एडिशन होना बाकी है। जैसे कि आपने एक मोबाइल ख़रीदा, आपने कोई ऑनलाइन ऑर्डर किया, मोबाइल आपके पास आ गया, मोबाइल आप उसको यूज़ करने लगे, तो फाइनल गुड्स है। अगर वो मोबाइल इंटरमीडिएट गुड तब होता जब वो मोबाइल किसी दुकानदार ने ख़रीदा होता। तो दुकानदार ने ख़रीदा होता, अब वो दुकानदार क्या करेगा, कुछ अपना भी प्रॉफिट ऐड करके वो बेचेगा, तो अभी उसमें वैल्यू एडिशन होना बाकी है, तो वो इंटरमीडिएट गुड होगा। फाइनल गुड्स जो होती हैं वो प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर चुकी होती हैं, जबकि इंटरमीडिएट गुड में अभी प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस नहीं किया होता है, उनमें कुछ ना कुछ चेंजेस होने बाकी होते हैं। फाइनल गुड्स को दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। कंजम्पशन गुड्स वो गुड्स होती हैं जो कंज्यूमर्स की डिमांड को डायरेक्ट सेटिस्फाई करती हैं, जैसे ब्रेड, बटर, शर्ट, पेन, टेलीविज़न। कोई भी चीज़ आप अपने घर में ख़रीद के लाते हो, आपको मन किया ब्रेड खाने का, आपने ब्रेड ख़रीदा, खाया, तो ब्रेड क्या है, आपका कंजम्पशन गुड्स होगा। कंजम्पशन गुड्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। ड्यूरेबल गुड्स, ड्यूरेबल गुड्स का मतलब होता है कि वो गुड्स जो कई बार यूज़ की जाएँ और लंबे समय तक चलें, टिकाऊ वस्तुएं। जैसे टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर, आप टीवी को कई बार देखते हैं, ख़राब तो नहीं होती एक बार देखने पे। रेफ्रिजरेटर जो बहुत लंबे समय तक चलता है और उसे हम कई बार यूज़ कर सकते हैं। सेमी ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स क्या होती हैं, जो एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक चलती हैं, जैसे कि कपड़े, क्रॉकरी। आप क्रॉकरी को कई बार यूज़ करोगे, एक बार ऐसा आएगा कि आपकी क्रॉकरी टूट जाएगी। कपड़े, आप कई बार कपड़े पहनोगे, पहन सकते हैं, लेकिन कई बार पहनेंगे तो कपड़े फट भी जाएंगे। लगभग सेमी ड्यूरेबल गुड्स का जो लाइफ स्पैन होता है वो 1 ईयर का होता है। नॉन ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स क्या होती हैं, जो सिर्फ एक बार यूज़ करके ख़त्म हो जाती हैं, सिंगल यूज़। जैसे ब्रेड, आपने एक बार खाया, ब्रेड ख़त्म हो गया, अब दोबारा नहीं खा सकते उसी सेम ब्रेड को। मिल्क आपने एक बार यूज़ किया, ख़त्म हो गया, तो वो नॉन ड्यूरेबल गुड्स। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होती हैं जो दूसरी गुड्स के प्रोडक्शन में हेल्पफुल होती हैं। कैपिटल गुड्स क्या होती हैं, जो दूसरी गुड्स के प्रोडक्शन में हेल्पफुल होती हैं। जैसे कि कोई भी मशीनरी हुई, या एग्जांपल के लिए हमने मान लिया ट्रैक्टर। ट्रैक्टर क्या है, आपका कैपिटल गुड्स है। आपको अगर किसी चीज़ का प्रोडक्शन करना है, वीट का प्रोडक्शन करना है, तो उसमें सहायक है ट्रैक्टर। तो कैपिटल गुड्स क्या होती हैं, वो फाइनल गुड्स होती हैं जो दूसरी वस्तुओं के प्रोडक्शन में सहायक होती हैं, दूसरी गुड्स या सर्विसेज के प्रोडक्शन में हेल्पफुल होती हैं। कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स में क्या डिफरेंस होता है। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं कंजम्पशन गुड्स का। कंजम्पशन गुड्स ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करती हैं, इनके पास डायरेक्ट डिमांड होती है। जबकि कैपिटल गुड्स होती हैं ह्यूमन वांट्स को इनडायरेक्टली सेटिस्फाई करती हैं, इनकी डिराइव्ड डिमांड होती है। मतलब ये कि अगर हमें कोई सामान चाहिए, अगर हमें वीट चाहिए, तो वीट की डिमांड, ट्रैक्टर क्या कर रहा है, ट्रैक्टर इज़ अ कैपिटल गुड और वो वीट का प्रोडक्शन कर रहा है, तो हमारी डिमांड को इनडायरेक्टली सेटिस्फाई कर रहा है। कंजम्पशन गुड्स जो होती हैं वो हमने खा के ख़त्म कर लिया, उनकी कहानी वहीं ख़त्म हो गई। वो प्रोडक्शन कैपेसिटी में कोई भी प्रमोट नहीं करती है, कोई भी इंक्रीजमेंट नहीं लाती हैं। जबकि कैपिटल गुड्स जो होती हैं वो प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज़ करती हैं, उनको बढ़ाती हैं, वो प्रोडक्शन में सहायक होती हैं। कंजम्पशन गुड्स की लाइफ बहुत छोटी होती है, लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होती हैं। सिर्फ ड्यूरेबल गुड्स लंबे समय तक चलती हैं, बाकी सभी कंजम्पशन गुड्स बहुत कम समय के लिए चलती हैं। जबकि कैपिटल गुड्स जनरली बहुत लंबे टाइम तक के लिए चलती हैं, बहुत लंबे टाइम तक आप यूज़ कर सकते हैं।
इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि किसी भी गुड्स को इसलिए परचेज करना कि उससे इनकम अर्न किया जाए, वही क्या है? इन्वेस्टमेंट है। जैसा लिखा भी है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन बाय अ फर्म और इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक। इन्वेस्टमेंट का मतलब है, जैसे आपने क्या किया, इन्वेस्टमेंट, आपने एक ट्रैक्टर खरीदा तो आपका जो भी कैपिटल स्टॉक था, एक स्टॉक आपका बढ़ गया उसमें, कैपिटल स्टॉक, वही इन्वेस्टमेंट है। आपने ट्रैक्टर क्यों खरीदा? इनकम अर्न करने के पर्पज़ से खरीदा, प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए खरीदा। तो इन्वेस्टमेंट होता है कि किसी भी गुड को इसलिए खरीदना कि आप इनकम अर्न कर सकें उससे। इन्वेस्टमेंट के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, दो कंपोनेंट्स होते हैं, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि जो आपका कैपिटल स्टॉक है, फिक्स्ड एसेट है, उसके में इंक्रीज़ करना, उसमें इंक्रीज़ करना। जैसे फिक्स्ड एसेट का मतलब है आपका प्लांट, मशीनरी, ट्रैक्टर, इन सारी चीज़ों में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं आप, तो वो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होगा। और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि अगर एक अकाउंटिंग ईयर में आपने इन्वेंट्री स्टॉक को बढ़ाया, जैसे कि मान लीजिए आप एक शू कंपनी चलाते हैं आप, तो शू कंपनी में आपने शूज़ का स्टॉक बना के रख लिया, या जो चीज़ें उसके लिए ज़रूरी है, लेदर का स्टॉक बना के रख लिया, आपने उस पर इन्वेस्ट किया, तो ये इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होता है। और आपने अगर शू बनाने वाली मशीन पे खर्च किया तो वो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होता है। टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितने टाइप्स का होता है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि टोटल इंक्रीजमेंट, आपके कैपिटल स्टॉक में टोटल इंक्रीजमेंट कितना आपने किया, वही ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है। जबकि नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि आपने शुद्ध कितना बढ़ाया। जैसे मान लीजिए आपके पास 4 मशीनें थी जिनकी कीमत थी 5,000 रुपये, उसके बाद आपने एक नई मशीन खरीदी जिसकी कीमत हो 1,000 रुपये, तो आपने मतलब एकदम शुद्ध इन्वेस्टमेंट कितना बढ़ाया इस साल? 1,000 रुपये का बढ़ाया। ठीक, तो आपकी जो मशीनें थी 5,000 की, आपने पुराने साल खरीदी थी, उन मशीनों में कुछ खराबी आई होगी, उनकी वैल्यू डिप्रिशिएट हुई होगी, तो उनकी वैल्यू मान लीजिए 5,000 से घट के, मतलब वैल्यू डिप्रिशिएट हुई तो 4,500 हो गई। आपने नया इन्वेस्टमेंट किया 1,000 का, तो आपका पहला स्टॉक था 5,000 का, 1,000 बढ़ाया, आपका स्टॉक होना चाहिए था 6,000 का, लेकिन पुरानी वैल्यू आपकी डिप्रिशिएट होकर 4,500 ही रह गई, तो आपका कुल इन्वेस्टमेंट कितना बढ़ा? 4,500 प्लस 1,000, 5,500, सिर्फ 5,000 रुपये, 500 रुपये आपका नया बढ़ा, तो यही नेट इन्वेस्टमेंट होगा। मतलब नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डिप्रिसिएशन। जो भी हमारा स्टॉक है पहले से कैपिटल स्टॉक, उसमें जो डिप्रिसिएशन है उसको हम अपने ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से हटा दें, तो वही हमारा शुद्ध इन्वेस्टमेंट होता है। डिप्रिसिएशन क्या होता है? किसी भी फिक्स्ड एसेट की बार बार यूज़ करने से उसकी वैल्यू में जो लॉस होता है वही डिप्रिसिएशन होता है। या नॉर्मल वियर एंड टीयर कॉस्ट, कोई भी मशीन है वो बार बार चलने से धीरे धीरे ख़राब होने लगती है या धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम होने लगती है, वही डिप्रिसिएशन होता है। अब आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? स्टॉक वेरिएबल एंड फ्लो वेरिएबल। स्टॉक वेरिएबल्स क्या होता है? स्टॉक कोई भी वेरिएबल जो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जिसे हम मेज़र कर सकते हैं उसे हम स्टॉक वेरिएबल कहते हैं। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे एग्जैक्टली कि आपकी कंपनी में कितना टोटल स्टॉक है किसी भी चीज़ का, कितनी मशीन है, आपने एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेज़र कर लिया 20 मशीनें हैं, तो कैपिटल क्या है आपका? एक स्टॉक वेरिएबल है। फ्लो वेरिएबल क्या होता है? जो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं बल्कि एक पीरियड ऑफ टाइम पे मेज़र किया जाता है, फ्लो वेरिएबल होता है। एक टाइम पीरियड, एक लंबे समय तक, 4 घंटे में, 2 दिन में, हफ्ते में, मतलब एक टाइम पीरियड पे ही नापा जाता है। जैसे नेशनल इनकम, पॉइंट ऑफ टाइम पे आप इनकम को नहीं मेज़र कर सकते हैं, बल्कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं बल्कि एक टाइम पीरियड पे, एक साल में इतनी इनकम हुई। स्टॉक क्या है? इन दोनों में डिफरेंस क्या है? स्टॉक एक पॉइंट ऑफ टाइम पे रिलेट होता है, इसे मेज़र कर सकते हैं, जबकि फ्लो एक पीरियड ऑफ टाइम से रिलेटेड होता है। स्टॉक टाइम डायमेंशनल नहीं होता, टाइम पे डिपेंड नहीं करता, जबकि फ्लो क्या होता है? टाइम डायमेंशनल होता है, टाइम के साथ चेंज होता रहता है। स्टॉक फ्लो को इन्फ्लुएंस करता है और फ्लो भी स्टॉक को इन्फ्लुएंस करता है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक इसमें है, बेसिक कॉन्सेप्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, क्या है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम।
सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब है कि इनकम का फ्लो, चक्रीय प्रवाह, आय का चक्रीय प्रवाह। आपको बताया था मैंने कि इकोनॉमी के 4 सेक्टर होते हैं, उन चारों सेक्टर्स के बीच में इनकम का जो फ्लो हो रहा है आपस में, एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर के पास, दूसरे से तीसरे के पास, तीसरे के चौथे के पास, चौथे से फिर पहले के पास, ये फ्लो हो रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज का आपस में फ्लो, यही आपका क्या है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में 4 सेक्टर हैं, लेकिन आपको सिर्फ 2 ही सेक्टर पढ़ना है, फर्म एंड हाउस होल्ड। सिर्फ 2 सेक्टर मॉडल आपको सर्कुलर फ्लो का पढ़ना है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के 3 फेजेस होते हैं। पहला होता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसको हम कहते हैं प्रोडक्शन फेज। फर्म जब गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करती है तो उसे सर्विसेज चाहिए होती हैं जो कि हाउस होल्ड उसे प्रोवाइड करता है, तब जाके वो प्रोडक्शन करती है, और उस सर्विसेज के बदले में, लैंड, लेबर, कैपिटल के बदले में फर्म हाउस होल्ड को कुछ पेमेंट देता है, फैक्टर पेमेंट देता है। फर्म हाउस होल्ड से फैक्टर सर्विसेज लेता है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए प्रोडक्शन फेज़ में, और उसके बाद उसके बदले में उन्हें फैक्टर पेमेंट देता है। सेकेंड स्टेप है आपका जनरेशन ऑफ इनकम। यही जनरेशन ऑफ इनकम जो प्रोडक्शन के लिए फर्म ने लिया था इनसे फैक्टर सर्विसेज, उसके बदले में उसने क्या दिया? हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट किया। अब थर्ड क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो गया, अब गुड्स एंड सर्विसेज फर्म बेचेगी, हाउस होल्ड खरीदेंगे, तो उनके बदले में पेमेंट करेंगे उसको, या उसे एक्सपेंडिचर होता है। ठीक, 3 फेजेस हैं, प्रोडक्शन, जनरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के टाइप्स आपके क्या क्या हैं? रियल फ्लो है। रियल फ्लो का मतलब क्या है कि रियल, एक्चुअल किस चीज़ का फ्लो हो रहा है? एक्चुअली हाउस होल्ड फर्म को फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं, जिसके बदले में फर्म उनको गुड्स एंड सर्विसेज दे रहा है, ये रियल फ्लो है। मनी फ्लो क्या होता है? मनी फ्लो मनी के रूप में इसको, कि हाउस होल्ड फर्म हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट दे रहे हैं, और उसी पैसे को गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करने के लिए हाउस होल्ड फर्म को पे कर रहा है, तो ये मनी फ्लो होता है। इंजेक्शन क्या होता है? इंजेक्शन, ये फर्म का पैसा जा रहा है हाउस होल्ड के पास, हाउस होल्ड का पैसा जा रहा है फर्म के पास, और किसी और सोर्स से अगर फर्म के पास, दोनों में से किसी के पास पैसा आ रहा है तो ये इंजेक्शन कहलाता है। लीकेज क्या है? अगर इस फ्लो से, फर्म और हाउस होल्ड के फ्लो से पैसा कहीं दूसरी जगह जा रहा है, थर्ड जगह जा रहा है, तो वो लीकेज कहलाता है। रियल फ्लो क्या है और मनी फ्लो आप इस चित्र में देख सकते हैं। देखिए, फर्म को प्रोडक्शन करना है, तो फर्म ने क्या किया? हाउस होल्ड से सर्विसेज ली, उसके बदले में उसे पैसा दिया। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हाउस होल्ड ने दिया फर्म को, उसके बदले में फर्म ने उन्हें पैसा दिया। जो ब्लू लाइन है वो रियल फ्लो को शो कर रहा है, और जो रेड लाइन है वो मनी फ्लो को शो कर रहा है। तो आप ब्लू लाइन देखिए, हाउस होल्ड फर्म को देते हैं फैक्टर सर्विसेज, और फर्म हाउस होल्ड को देती है गुड्स एंड सर्विसेज, रियल फ्लो। नीचे देखते हैं मनी फ्लो में। मनी फ्लो में क्या है कि फर्म हाउस होल्ड को पेमेंट देता है, उनको वेजेस, डिविडेंड, रेंट इन सब के रूप में उनको इनकम देता है, और हाउस होल्ड कंजम्पशन जो करते हैं उसकी गुड्स एंड सर्विसेज की फर्म का, उसके बदले में उसे पेमेंट करते हैं, मनी देते हैं। इंजेक्शन क्या है? फर्म और हाउस होल्ड के बीच में हाउस होल्ड सभी के सभी पैसे को खर्च नहीं करते, बल्कि कुछ पैसे को बचाते हैं, सेविंग करते हैं, तो वो बाहर निकल जाता है इस फ्लो से, वो लीकेज होता है। कुछ गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में देते हैं, वो लीकेज होता है। कुछ सामान वो बाहर से खरीदते हैं, विदेशों से खरीदते हैं, वो पैसा बाहर जाता है, वो लीकेज होता है। और जो पैसा, जैसे कि कोई सामान हम बाहर भेजते हैं, विदेशों में बेचते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, उसके बदले में पैसा आता है हमारे देश में, तो वो क्या होता है? हमारे यहाँ इंजेक्शन होता है इकोनॉमी में। इन्वेस्टमेंट कहीं से आया फॉर्म में, तो वो क्या हो गया आपका? वो इन्वेस्टमेंट भी आपका इंजेक्शन हुआ। तो फिर थैंक यू वेरी मच।